तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लांट किंगडम के सेकंड डिवीज़न की। अभी हमने पहला डिवीज़न पढ़ा था प्लांट किंगडम का, एल्गी, जो कि सबसे प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स काउंट किए जाते हैं। एल्गी से इवोल्व हुआ है ब्रायोफाइटा, जो कि सेकंड डिवीज़न है, सेकंड फाइलम है प्लांट किंगडम का। तो यहाँ पे हम ब्रायोफाइटा की बात करेंगे। ब्रायोफाइटा, जो ब्रायोफाइटा हैं ये क्योंकि एल्गी से इवोल्व हुए हैं तो इनके फीचर्स जो होंगे वो एल्गी के कंपैरिजन में ज़्यादा एडवांस टाइप के दिखाई पड़ेंगे। जो इनकी लाइफ साइकिल होगी, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो रिप्रोडक्शन इनके अंदर में दिखाई पड़ता है, वो सारी चीज़ें एल्गी के कंपैरिजन में काफ़ी एडवांस दिखाई पड़ती हैं। पहले कुछ बेसिक फीचर्स, जो बेसिक बातें हैं, जर्नल फीचर्स पढ़ते हैं हम ब्रायोफाइटा के बारे में, उसके बारे में बाद में इसके लाइफ साइकिल पे समझेंगे। ब्रायोफाइटा पहला वो प्लांट है जो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट पे, लैंड हैबिटाट पे आया था। भाई अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी पूरी तरह से पानी में पाए जा रहे थे ज़्यादातर एल्गी, पर ब्रायोफाइटा वो पहला प्लांट है जो लैंड पर आया है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। सो दीज आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, या फिर जिसको हम लैंड प्लांट भी बुला सकते हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स। अब ये लैंड पर आ तो गए, भाई वाटर से निकलकर लैंड पर आ तो गए, पर लैंड पर सरवाइव करने के लिए जो बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं वो इनके पास में एब्सेंट होती हैं, क्योंकि ये पहली बार आए थे और पहली बार जब कोई भी काम होता है तो उसमें गलती होने के चांस होते हैं। इसी तरह से जब ये पहली बार लैंड पर आए हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, तो इस ग्रुप के अंदर में कुछ ऐसी चीज़ें एब्सेंट हैं जो लैंड पे सरवाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे आपको मालूम होगा, कभी भी कोई प्लांट अगर उसको लैंड पे सरवाइव करना है तो उसको दो चीज़ें होनी चाहिए उसके पास में। पहला तो उसके पास रूट होनी चाहिए, जो रूट क्या करेगी, उसको ज़मीन से पकड़ के रखेगी, होल्ड करके रखेगी। रूट यानी कि जड़। जब उसके पास में प्रॉपर जड़ होती है, रूट होती है, तो वो रूट उसको ज़मीन से होल्ड करके रखती है, जिससे कि उसको सपोर्ट मिल सके और वो ज़मीन से वाटर का एब्जॉर्प्शन कर सके, क्योंकि जब लैंड पे पाया जाएगा तो वाटर तो ज़मीन से ही एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। उसके लिए रूट होना बहुत ज़रूरी है। रूट के साथ में कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, ये फूड कंडक्शन टिश्यू होते हैं जो प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं। जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है और फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है। दोनों को मिला करके बोला जाता है वस्कुलर टिश्यू। वास्कुलर टिश्यू, भाई वस्कुलर टिश्यू नहीं होगा तो जो पानी उसने रूट से एब्जॉर्ब किया है वो अपने पत्तों तक, अपने बॉडी में दूसरे पार्ट्स तक कैसे पहुंचाएगा, है ना। तो कभी भी कोई लैंड प्लांट, उनमें ये दोनों चीज़ें जरूर मिलनी चाहिए, तभी वो एक ट्रू लैंड प्लांट, सक्सेसफुल लैंड प्लांट बन सकता है। ब्रायोफाइटा के पास में ना तो रूट होती है और ना ही जाइलम और फ्लोएम होता है। वस्कुलर टिश्यू भी नहीं होते हैं और रूट भी नहीं होती है। क्योंकि इसके पास में ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो ये लैंड पे बहुत अच्छे तरीके से या फिर प्रॉपरली सरवाइव नहीं कर सकता। जैसे हम आज के लैंड प्लांट्स देखते हैं उस तरह से ये लैंड पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम इसको नॉट सक्सेसफुल लैंड प्लांट बुलाते हैं। इसका नाम क्या होता है, ये पहला लैंड प्लांट तो है बट नॉट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। बहुत सक्सेसफुल नहीं है, पानी इसकी लाइफ में पानी की ज़रूरत भी बनी रहेगी। अब ये पाया कहाँ पे जाता है, अगर इसके पास में रूट भी नहीं है, जाइलम फ्लोएम भी नहीं है, तो ये किन जगहों पर पाया जाएगा और कैसे ये अपने वाटर रिक्वायरमेंट को मैनेज करता है वो समझते हैं। इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन समझ के आपको पता लगेगा। अगर हम ब्रायोफाइटा का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बहुत ही सिंपल टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी अभी भी थैलॉइड बॉडी देखने को मिलती है। भाई थैलॉइड बॉडी एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक था। थैलॉइड बॉडी का मतलब होता है जहाँ पे ट्रू रूट, स्टेम या फिर लीफ दिखाई ना पड़े। अगर बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड ना हो, डिफरेंशिएटेड ना हो, तो ऐसी बॉडी को थैलॉइड बॉडी बुलाया जाता है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो ब्रायोफाइटा का है वो भी थैलॉइड है, मतलब वहाँ पे
ट्रू रूट स्टेम और लीफ नहीं प्रेजेंट होते। भले से ये बॉडी थैलॉइड है, लेकिन इसका जो थैलस होता है, इसका थैलस एल्गी के कंपैरिजन में मोर एडवांस्ड होता है, मोर डिफरेंशिएटेड होता है। मोर एडवांस्ड या फिर हम बोले मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गल थैलस। जो एल्गी का थैलस था उससे आप इसको कंपेयर मत करिए, उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है। भाई है तो ये भी थैलस, आप बोलेंगे कि भाई थैलस है तो उसमें रूट स्टेम लीफ नहीं होती, ना तो एल्गी के पास में ऐसी चीज़ें थी, ना ब्रायोफाइटा के पास में ऐसी चीज़ें थी, तो ये ज़्यादा एडवांस क्यों कहलाया जाता है? ये ज़्यादा एडवांस इसलिए कहलाया जाता है कि इसके पास भले से ट्रू रूट स्टेम और लीफ नहीं मिलते, लेकिन इसके पास में रूट लाइक, इसकी बॉडी में रूट लाइक, स्टेम लाइक, स्टेम के जैसे और लीफ जैसे, लीफ तो नहीं है लेकिन लीफ जैसे इनको रिजेंबल करने वाले, इनको फंक्शनली रिजेंबल करने वाले स्ट्रक्चर आपको इनकी बॉडी में देखने को मिल जाएंगे। ट्रू रूट स्टेम और लीफ नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए हम इनके थैलस को एल्गी के कंपैरिजन में ज़्यादा एडवांस बुलाते हैं, क्योंकि एल्गी में तो रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं बन रहे थे। अब जो थैलस होता है वो दिखाई कैसा पड़ेगा, है ना? थैलस जो होगा ये इनका किस तरह से दिखाई पड़ता है वो समझो। इनका थैलस दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है प्रोस्ट्रेट या फिर इरेक्ट। प्रोस्ट्रेट या फिर इरेक्ट। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल थैलस। अगर ज़मीन के ऊपर हॉरिजॉन्टल थैलस हो तो उसको बोलते हैं प्रोस्ट्रेट थैलस। इरेक्ट या फिर वर्टिकल थैलस, जो हमारे नॉर्मल प्लांट्स होते हैं आपने देखा होगा वो ज़मीन पे खड़े रहते हैं, इरेक्ट रहते हैं। और प्रोस्ट्रेट थैलस का मतलब है जो चपटा है, ज़मीन से चिपका हुआ है, लगा हुआ है, कुछ इस तरह का। अगर थैलस इस तरह का है, हम इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं। अगर थैलस इस तरह का है, ज़मीन से हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, देन इट इज़ प्रोस्ट्रेट। अगर थैलस इस तरह का है कि वो ज़मीन से वर्टिकली लगा हुआ है, सॉइल से वर्टिकली लगा हुआ है ये, देन इट इज इरेक्ट या फिर वर्टिकल थैलस। ये जो थैलस है, चाहे कोई सा भी थैलस हो, इसको जमीन से चिपकना पड़ेगा, भाई जमीन से अटैच तो होना पड़ेगा। अब इनके पास में प्रॉपर रूट्स तो होती नहीं है, लेकिन रूट लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं राइजॉइड्स। यहाँ इनके लोअर साइड पे यहाँ पर इस तरह से राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये कौन से स्ट्रक्चर हैं? राइजॉइड्स। राइजॉइड्स का काम है थैलस को ज़मीन से पकड़े रहना और वाटर का एब्जॉर्प्शन भी करना, तो इसीलिए ये रूट लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं। रूट तो नहीं है प्रॉपर, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर की तरह ये बिहेव कर रहे होते हैं। अच्छा, जो वर्टिकल थैलस होते हैं ना, पर्टिकुलरली उनमें कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी दिखाई पड़ते हैं। वो लीफ होते नहीं है, लेकिन लीफ जैसे देखने में आपको रिजेंबल करते हैं। तो जो वर्टिकल थैलस वाले होते हैं उनके अंदर में आपको ये बीच में स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, स्टेम लाइक, और ये साइड साइड में इनके लगे हुए हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल थैलस की फॉर्म में, तो यहाँ पे लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नहीं होंगे। तो दोनों तरह के थैलस हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। प्रोस्ट्रेट हॉरिजॉन्टल जो राइजॉइड से जुड़ा हुआ है, या फिर इरेक्ट वर्टिकल थैलस जो इस तरह से जुड़ा हुआ है। अगर इरेक्ट थैलस है भी, वैसे तो ज़्यादातर प्रोस्ट्रेट थैलस होगा, अगर इरेक्ट थैलस होगा भी तो आपको याद रखना है कि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ हो सकती। इनकी जो हाइट होती है वो बहुत कम होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके पास प्रॉपर रूट्स नहीं है। राइजॉइड्स जो होते हैं वो माइल्ड सपोर्ट, थोड़ा बहुत सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन बहुत एक्सेसिव सपोर्ट नहीं दे सकते। तो इसीलिए इनकी हाइट जो होगी वो बहुत छोटी रहती है, बहुत ज़्यादा बड़ी हाइट यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं हो सकती। अच्छा, इनके थैलस में कोई भी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलता, एक सिंगल टिश्यू से इनका पूरा थैलस मिलकर के बना होता है। क्यों हम इनके थैलस में ट्रू रूट स्टेम और लीफ नहीं मानते?
उसका रीज़न जो है नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। भाई क्यों हम इनके लीफ को प्रॉपर लीफ नहीं मानते, क्यों हम इनके स्टेम को प्रॉपरली स्टेम नहीं मानते, क्यों हम इनके राइजोइड्स को प्रॉपर रूट्स नहीं मानते? उसका जो मेन रीज़न है कि इनकी बॉडी में प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखने को मिलता। भाई किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर ऑर्गन या फिर स्ट्रक्चर कहलाने के लिए उसके अंदर में कुछ स्पेशल सेल का ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलना चाहिए। जैसे अगर हमारा हाथ है तो हमारा हाथ किससे बना होगा? बोन टिश्यू से, है ना। फिर उसके बाद में मसल्स होंगी, वो एक अलग टिश्यू है। ब्लड होगा, नर्व्स होंगी, वो एक अलग टिश्यू है। तो ये सब जब टिश्यू ऑर्गेनाइज एक पर्टिकुलर मैनर में टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज होते हैं तब एक ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इनकी बॉडी में तो कोई भी प्रॉपर टिश्यू होता ही नहीं है। इनकी बॉडी में सिर्फ एक सिंगल टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं पैरेन्काइमा। इनकी पूरी बॉडी एक ही टिश्यू की बनी हुई है जिसको बोलते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू, सिंगल टिश्यू। अगर बॉडी में सिर्फ एक सिंगल टिश्यू है तो बॉडी को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना, उसको अलग अलग स्ट्रक्चर का नाम देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इनके स्ट्रक्चर्स को हम ट्रू स्ट्रक्चर नहीं बुला सकते। अब इनके पास में पैरेन्काइमा है, लेकिन जो वस्कुलर टिश्यू होता है जाइलम और फ्लोएम वो भी एब्सेंट है, क्योंकि बाकी पैरेन्काइमा के अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से वस्कुलर टिश्यू भी एब्सेंट होता है। अगर हम इनकी पूरी बॉडी में कहीं पर भी देखेंगे तो जाइलम या फिर फ्लोएम या फिर अगर हम बात करें वस्कुलर टिश्यू की तो वो पूरी तरह से एब्सेंट होता है। और ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है उनको हम क्या बोलते हैं मिला करके? नॉन ट्रेकियोफाइट्स या फिर एट्रेकियोफाइट्स। एट्रेकियोफाइट्स। तो ये हमारे पास में इनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन अंदर किस तरह का है वो हमने समझ लिया। और क्यों इनके स्ट्रक्चर को हम प्रॉपर स्ट्रक्चर्स नहीं नाम देते हैं वो भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं इनके हैबिटाट की। भाई कहाँ पर पाया जाता है एल्गी? हमने ये तो बता दिया ये किस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इनका हैबिटाट कहाँ पे पाया जाएगा? अभी जब हमने इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन समझा तो हमने बताया कि इसके पास में प्रॉपर रूट्स नहीं होती हैं। मतलब प्रॉपर रूट्स नहीं है तो ये पानी बहुत डेप्थ से नहीं निकाल सकता। रूट्स जो होती है उनका काम क्या होता है? पानी को सॉइल के डेप्थ से बाहर निकालना, एब्जॉर्ब करना। पर इनके पास तो रूट है ही नहीं प्रॉपर। इसका मतलब ये पानी को सॉइल के अंदर से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जो सॉइल की सरफेस पे पानी रहता है, मान लो ये सॉइल है या फिर कोई सरफेस है, इसकी सरफेस पे पानी की एक लेयर बनी हुई है। इसकी सरफेस पे पानी की एक लेयर बनी हुई है। इसी लेयर को ये राइजोइड्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। राइजोइड्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं, बहुत डेप्थ में नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, सॉइल की सरफेस से वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब क्योंकि सॉइल की सरफेस से इनको वाटर एब्जॉर्ब करना है तो इनका हैबिटाट कहाँ मिलेगा? इनका हैबिटाट आपको ऐसी जगह पे मिलेगा जिन एरियाज़ में, जिस सरफेस के ऊपर में वाटर की एक फिल्म परसिस्टेंटली हमेशा बनी रहती है। भाई कोई ऐसी जगह जहाँ पर वाटर हमेशा प्रेजेंट रहता है, वाटर की एक पतली सी लेयर हमेशा प्रेजेंट रहती है, जिसमें हमारे पास में मॉइस्ट, शेडी, डैम्प, कूल एरियाज। मॉइस्ट यानी कि उस सरफेस पे पानी की एक लेयर प्रेजेंट होनी चाहिए, उसके ऊपर में पानी का मॉइस्चर का लेयर प्रेजेंट होना चाहिए जिससे वो राइजोइड्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर पाएँ। शेडी यानी कि वो डायरेक्ट सनलाइट्स अवॉइड करना चाहिए। भाई अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो जो वाटर की फिल्म होगी वो डायरेक्टली ख़त्म हो जाएगी, वो इवेपोरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट उस एरिया पे नहीं पड़ना चाहिए। शेडी एरिया होना चाहिए, डैम्प एरिया होना चाहिए, थोड़ा सा छायादार एरिया होना चाहिए। कूल एरियाज़, अब जितना कूल एरियाज़ रहेगा वाटर की फिल्म उतना ज़्यादा देर तक वहाँ पे बनी रहेगी। ऐसी एरियाज़ आपको ज़्यादातर हिली एरियाज़ में मिलती हैं। जब आप कभी हिली एरियाज़ में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इसी तरह की कंडीशंस मिलती हैं। इसीलिए ब्रायोफाइटा बहुत एक्सेसिवली हिली एरियाज़ में जो रॉक्स वगैरह होते हैं उनकी सरफेस पे ग्रो होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, सॉइल पे ग्रो होता हुआ दिखाई पड़ेगा हिली एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ पे
ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाइड होती हैं, मॉइस्चर वगैरह वहाँ पे परसिस्टेंट फॉर्म में देखने को मिलता है। तो ये इनका हैबिटाट है। अच्छा, हैबिटाट तो इनका लैंड पर ही है भाई। हैबिटाट ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं? लैंड पे ही पाए जाते हैं। भले से पानी वाले मॉइस्ट लैंड पर पाए जाते हैं, लेकिन पाए तो लैंड पर ही जाते हैं। मतलब ये है तो लैंड प्लांट्स ही। लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि ये लैंड प्लांट होते हुए भी इनके लाइफ साइकिल में वाटर का बहुत इम्पोर्टेंस है। बिना वाटर के ये अपनी लाइफ साइकिल भी कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि जब इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे तो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरह से वाटर पे डिपेंडेंट होगा। इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर में? वाटर के ऊपर में। जब हम लाइफ साइकिल समझेंगे ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपको बताएंगे भी, क्योंकि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का जब फ्यूजन होने वाला होता है तो मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक मूव कराना रहता है। और ब्रायोफाइटा में मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक कैसे मूव करता है? वाटर के थ्रू मूव करता है। मतलब इनकी बॉडी में, इनकी लाइफ साइकिल में ये सर्वाइव तो लैंड पे करते हैं, जिंदा तो लैंड पे रह सकते हैं, लेकिन अगर इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना है तो बिना वाटर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका हो ही नहीं सकता। मतलब इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए आपको लैंड की ज़रूरत भी पड़ेगी। अगर हम इनकी लाइफ साइकिल की बात करें तो इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए लैंड की ज़रूरत भी पड़ेगी और वाटर की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी लाइफ साइकिल में लैंड और वाटर दोनों का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? एम्फीबियंस। जैसे आपने एम्फीबियंस पढ़ा होगा एनिमल्स में। फ्रॉग्स जो होते हैं वो कुछ टाइम लैंड पे सर्वाइव करते हैं, कुछ टाइम लाइफ साइकिल का उनका पानी में होता है। जब पर्टिकुलरली जब उनके बच्चे पैदा होते हैं टैडपोल स्टेज में तो वो पानी में रहते हैं, और फिर बड़े होने के बाद में वो दोनों एरियाज़ में ग्रो कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम उनको बोलते हैं एम्फीबियंस एनिमल किंगडम का। ऐसे ही हम ब्रायोफाइटा को बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये भी एम्फीबियंस हैं, लेकिन किसके एम्फीबियंस हैं? प्लांट किंगडम के ये एम्फीबियंस कह करके बुलाए जाएंगे। तो ये है इनका हैबिटाट। ये अपनी लाइफ साइकिल लैंड पे सर्वाइव करते हैं, लैंड में भी, मॉइस्ट एरियाज़ में, पर वाटर इनको ज़रूरत है अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इसीलिए एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इनको कह करके बुलाया जाता है। अब इनके लाइफ साइकिल पे आते हैं। मैं इनका लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। एल्गी के लाइफ साइकिल में आपने देखा था सिर्फ एक हैप्लॉइड स्टेज बन रहा था जिसको हम बोल रहे थे गैमेटोफाइट। पहले हम यहाँ पे लाइफ साइकिल लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। भाई एल्गी के लाइफ साइकिल में, पूरी लाइफ साइकिल में एक ही स्टेज बनती है जो कि हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होती है। उनकी मेन बॉडी हैप्लॉइड थी, गैमेटोफाइट थी, और वो क्या बना रही थी? गैमीट का फॉर्मेशन कर रही थी। गैमीट का फॉर्मेशन कर रही थी बाय माइटोसिस। एल्गी में सिर्फ इतना ही था। लेकिन ब्रायोफाइटा के अंदर में अब क्योंकि एडवांस टाइप के प्लांट्स हैं तो यहाँ पे गैमेटोफाइट के साथ में एक दूसरी स्टेज भी बनेगी जिसका नाम होता है स्पोरोफाइट। जिसका नाम क्या होता है? स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट हैप्लॉइड नहीं है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। एल्गी में तो डिप्लॉइड स्टेज बन ही नहीं रहा था, एल्गी में तो सिर्फ हैप्लॉइड स्टेज था। लेकिन ब्रायोफाइटा में दो स्टेज होती हैं, गैमेटोफाइट के साथ में स्पोरोफाइट। ये जो स्पोरोफाइट होता है ये भी मल्टी सेल्यूलर होता है। जैसे गैमेटोफाइट मल्टी सेल्यूलर है, स्पोरोफाइट भी मल्टी सेल्यूलर रहेगा। स्पोरोफाइट का मतलब है ये स्पोर का प्रोडक्शन करेगा। ये क्या बनाएगा? सेक्सुअल स्पोर, जो कि हैप्लॉइड होंगे। अब क्योंकि एक डिप्लॉइड बॉडी से हमें हैप्लॉइड स्पोर बनाने हैं तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन चलेगा? मियोसिस डिवीजन। तो ये मियोसिस डिवीजन करेगा और मियोसिस डिवीजन करके सेक्सुअल स्पोर का प्रोडक्शन करने वाला है। तो इनकी लाइफ साइकिल में दोनों स्टेज मिलती है। अगर दो स्टेज मिल रही है तो मेन स्टेज कौन सी है? जो अभी तक हमने डिस्कस किया था, जो थैलस हमने बनाया था यहाँ पे, ये थैलस, ये कौन सा स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये गैमेटोफाइट स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हैप्लॉइड है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? गैमेटोफाइट की। क्योंकि इनकी मेन बॉडी, मेन जो स्ट्रक्चर इनकी लाइफ साइकिल में दिखाई पड़ता है वो गैमेटोफाइट है। तो जो गैमेटोफाइट है दैट इज मेन प्लांट बॉडी। मेन प्लांट बॉडी जो आपको दिखाई पड़ती है इनकी लाइफ साइकिल में ज़्यादातर टाइम के लिए वो
गैमेटोफाइटिक स्टेज ही दिखाई पड़ेगी। अच्छा, गैमेटोफाइटिक स्टेज में गैमीट का प्रोडक्शन होने वाला है। ठीक है, पहले हम गैमेटोफाइट को अब लाइफ साइकिल के हिसाब से दोबारा से समझते हैं। गैमेटोफाइट के अंदर में किसका प्रोडक्शन होने वाला है? गैमीट का प्रोडक्शन। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में गैमीट का प्रोडक्शन होने वाला है तो वहाँ पे सेक्स ऑर्गन होने चाहिए। मेल गैमीट को बनाने के लिए मेल सेक्स ऑर्गन होना चाहिए और फीमेल गैमीट को बनाने के लिए फीमेल सेक्स ऑर्गन होना चाहिए। तो इनका जो मेन प्लांट बॉडी जो कि थैलॉइड गैमेटोफाइट था, मान लो ये गैमेटोफाइट है, तो इसके ऊपर में ये राइजोइड्स लगे हुए, तो इस गैमेटोफाइट की बॉडी पर क्या लगे होने चाहिए? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पर मेल और फीमेल दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स इस तरह से लगे रहते हैं। ये हम फीमेल सेक्स ऑर्गन बना रहे हैं और दूसरा स्ट्रक्चर होता है मेल सेक्स ऑर्गन। ये दोनों इसी थैलस से जुड़े रहते हैं, जो मेन थैलस है हमारा इससे जुड़े रहते हैं। अभी इनके स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं हम। ठीक है, अब समझो यहाँ पे ये क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम बोलेंगे आर्चीगोनियम। यहाँ पर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइट्स में वो क्या होता है बेटा? आर्चीगोनियम। अच्छा, मेल सेक्स ऑर्गन की अगर बात करें तो वो कैसा रहेगा? एंथ्रीडियम। तो अगर हम सेम यही कंडीशन मेल सेक्स ऑर्गन के लिए लगाएं तो ये क्या कहलाता है अब यहाँ पे? एंथ्रीडियम। याद करो एल्गी में इनको क्या बोलते थे? कई बार कंपैरिजन आता है क्वेश्चन में कि एल्गी में हम मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं और ब्रायोफाइटा में हम मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं। तो एल्गी में हम उनको एंथ्रीडियम और ऊगोनियम बोल रहे थे, आर्चीगोनियम नहीं था वहाँ पे। आर्चीगोनियम पहली बार ब्रायोफाइटा में बनता है ना, तो ये हमें याद रखना है कि आर्चीगोनियम पहली बार ब्रायोफाइटा में बनता है। अच्छा, एल्गी के सेक्स ऑर्गन के कैरेक्टरिस्टिक याद करो। एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन्स थे वो नॉन कवर्ड, नॉन जैकेटेड थे। उनके ऊपर में कोई स्टेराइल प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं थी। वो नॉर्मली यूनिसेल्युलर फॉर्म में थे और उनके ऊपर कोई स्टेराइल प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं थी। जबकि अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो जैकेटेड होते हैं, मतलब उनके ऊपर में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जैकेटेड होते हैं जिसको हम कवर्ड बोलेंगे। जैसे ये जो स्टेराइल सेल हैं ये ऊपर वाले, ये इनको बोलते हैं जैकेट। ये यहाँ पे भी देखो जैकेट है। अच्छा, इनको स्टेराइल सेल क्यों बोलते हैं? ये जो जैकेट वाले सेल हैं इनको हम स्टेराइल सेल से बने होते हैं। ये जो जैकेट बनी होती है किससे बनी होती है? स्टेराइल सेल्स से, क्योंकि ये खुद गैमीट नहीं बना सकते। भाई स्टेराइल मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो जो जैकेट है इसके सेल खुद से गैमीट नहीं बना सकते, सिर्फ वो प्रोटेक्शन करते हैं। तो उनको हम बोलते हैं कि स्टेराइल सेल की कवरिंग या जैकेट प्रेजेंट होता है। दूसरा आपको सेक्स ऑर्गन के बारे में याद रखना है कि सेक्स ऑर्गन मल्टी सेल्यूलर होते हैं। एल्गी जैसे यूनिसेल्यूलर ना होकर के क्या होते हैं? अब ये मल्टी सेल्यूलर फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। एक से ज़्यादा सेल से ये बने होते हैं। एल्गी के अंदर में सिंगल सेल यूनिसेल्यूलर फॉर्म में थे। अच्छा, अब एंथ्रीडियम और आर्चीगोनियम की बात करते हैं। एंथ्रीडियम और आर्चीगोनियम की बात करते हैं। अगर हम पहले आर्चीगोनियम की बात करें, फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन दिखने में कैसा दिखाई दे रहा है? मटके जैसा, मतलब फ्लास्क जैसा, फ्लास्क शेप, मटके जैसा दिखाई पड़ रहा है। ऊपर से पतला और नीचे से वो ऐसे मोटा हो रखा है। इस फ्लास्क शेप्ड आर्चीगोनिया में एक सिंगल एग सेल प्रेजेंट होता है, हैज अ सिंगल एग सेल। किसी भी आर्चीगोनियम में एक सिंगल एग सेल, ये जो हम बना रहे हैं, ये वाला जो बीच में बड़ा सा सेल प्रेजेंट है, ये सिंगल एग सेल प्रेजेंट है। और ये जो एग सेल यहाँ पर प्रेजेंट है ये किस टाइप का होता है? लार्ज नॉन मोटाइल फॉर्म में देखने को मिलता है। तो ये लार्ज एंड नॉन मोटाइल है और हमेशा आर्चीगोनियम के अंदर ही रहेगा, ये आर्चीगोनियम से बाहर नहीं आने वाला। ये आर्चीगोनियम की बात हो गई। अब हम समझते हैं एंथ्रीडियम। जो एंथ्रीडियम है यहाँ पर
बहुत सारे एंथीरोजॉइड बनने वाले हैं। बहुत सारे क्या बनने वाले हैं यहाँ पे? मेल गैमीट्स, जिनको हम एंथीरोजॉइड बोलते हैं। मैनी मेल गैमीट्स, यहाँ पर एक मेल गैमीट नहीं बनेगा, बहुत सारे मेल गैमीट्स बनेंगे। और जो मेल गैमीट्स होते हैं वो बाईफ्लैजिलेटेड फॉर्म में बनेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे अपने को? बाईफ्लैजिलेटेड। देखो, कोई भी चीज अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो पानी के अंदर मूव कर सकती है ना? तो मतलब ये पानी के अंदर मूव करते हुए ही फीमेल गैमीट तक पहुंचने वाले। ऐसे मेल गैमीट जिनके पास में फ्लैजिला हो, जो मोटाइल हो, उनको हम एंथीरोजॉइड्स भी बुलाते हैं। उनको हम क्या बुलाते हैं बेटा? एंथीरोजॉइड्स। तो ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात हो गई। यहाँ पे बहुत सारे मेल एंथीरोजॉइड बनेंगे और आर्चिगोनियम में, हर आर्चिगोनियम में एक सिंगल एग सेल प्रेजेंट होता है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होने वाला है भाई? फर्टिलाइजेशन यानी मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक कैसे पहुंचेगा? थ्रू वाटर। इनके पास में वाटर की एक फिल्म प्रेजेंट होती है, हमने बताया था। ब्रायोफाइटा जहां भी पाया जाता है, इनकी बॉडी पे वाटर की एक लेयर प्रेजेंट होती है, फिल्म प्रेजेंट होती है। तो एंथ्रीडियम से जो मेल गैमीट्स हैं वो बाहर निकलेंगे, पानी के अंदर निकलेंगे ये, और पानी से होते हुए मूव करते हुए वाटर की फिल्म से, लेयर से होते हुए मूव करते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे? आर्चिगोनियम के माउथ तक। और फिर एक बार आर्चिगोनियम के माउथ पे पहुंचने के बाद में ये फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करेंगे, फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यहां पर क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। अच्छा, तो सिनगैमी किस टाइप की है? oogamous, क्योंकि मेल गैमीट मूव कर रहा है और फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो यहां पर जो सिनगैमी है, या फिर अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन किस टाइप का है? oogamous। ये हमने पहले भी बता दिया था जब एल्गी पढ़ाया था कि एल्गी के अलावा जितने भी हायर प्लांट्स हैं, चाहे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबके अंदर oogamous टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन ही मिलता है। एल्गी इकलौता ऐसा ग्रुप है जिसमें आइसोगेमी और एनाइसोगेमी देखने को मिलती है। तो यहां पर oogamous टाइप का फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिला। अच्छा, एक बार फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो क्या बनता है? गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम यहां पर इसके आगे समझते हैं भाई। यहां पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन चुका है? गैमीट का फॉर्मेशन हो चुका है। गैमीट कहां पे बना है? फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर। तो यहां पे हमारा, सॉरी गैमीट नहीं बोलते, जाइगोट बन चुका है। क्या बन चुका है? ये जाइगोट बन चुका है। और ये जाइगोट अभी कहां पर लोकेटेड है? फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम के अंदर ही लोकेटेड है। अब इस जाइगोट का डेवलपमेंट समझो। देखो, ये जाइगोट जो है, ये अगर हम एल्गी की बात कर रहे होते, अगर एल्गी की लाइफ साइकिल होती, तो ये जाइगोट डायरेक्टली क्या करता? मियोसिस करता, जिसको हम जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं। और ये मियोसिस करके हैप्लॉइड स्टेज बना देता। इसीलिए एल्गी की लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, क्योंकि उसका जाइगोट डायरेक्टली मियोसिस कर देता है। लेकिन ब्रायोफाइटा में ऐसा नहीं होता। ब्रायोफाइटा में जाइगोट क्या करता है? माइटोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मियोसिस नहीं करता। ये क्या करता है? माइटोसिस करता है। माइटोसिस करके ये एक मल्टी सेल्यूलर अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो एक मल्टी सेल्यूलर अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है, जिससे हमारा स्पोरोफाइट डेवलप होगा, जिससे आगे चल के क्या होगा? स्पोरोफाइट डेवलप होगा। अब ध्यान से समझना, क्या एल्गी में कोई एम्ब्रियो बन सकता है? नहीं, क्योंकि एम्ब्रियो बनने के लिए जाइगोट में क्या होना चाहिए? मियोसिस। और एल्गी के अंदर में जाइगोट में क्या होता है? सॉरी, मियोसिस होता है एल्गी में, और एम्ब्रियो बनने के लिए जाइगोट में क्या होना चाहिए? माइटोसिस। तो एल्गी के अंदर में कोई एम्ब्रियो नहीं बन रहा था, इसीलिए हम उनको नाम देते हैं नॉन एम्ब्रियोफाइट प्लांट्स। लेकिन ब्रायोफाइट्स जो हैं वो पहली बार कैसे प्लांट्स कहलाएंगे? एम्ब्रियोफाइट प्लांट्स या फिर एम्ब्रियोफाइटा। तो अगर धरती पर फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा प्लांट्स देखा जाए तो वो कौन सा कहलाएगा? ब्रायोफाइटा, क्योंकि एल्गी के अंदर में तो कोई एम्ब्रियो बन ही नहीं सकता। अब एक बार जब एम्ब्रियो बन जाता है तो एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड है,
वो फर्दर डेवलप करके क्या बनाएगा, एक डिप्लॉइड मल्टी सेलुलर बॉडी जिसका नाम है स्पोरोफाइट, जिसका नाम क्या है, स्पोरोफाइट। हमने आपको पहले ही बताया था कि ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल में दो स्टेज होती हैं, एक गैमेटोफाइट और दूसरी स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होती है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होती है। तो यहाँ पे अब दूसरा स्टेज बन गया स्पोरोफाइट स्टेज। ये जो स्पोरोफाइट स्टेज है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसकी बॉडी में 3 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। स्पोरोफाइट खुद जो होता है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। यहाँ पे हम स्पोरोफाइट बना लेते हैं। मान लो यही जाइगोट डेवलप होकर के, यही जाइगोट डेवलप होके ठीक है, यही जाइगोट आगे डेवलप होकर के, या हम यहाँ पे बना लेते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यही जाइगोट आगे डेवलप होकर के क्या बना दिया, एक स्पोरोफाइट। इस तरह का स्ट्रक्चर, एक इस तरह का स्ट्रक्चर इसने बना दिया। ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये बड़ा सा, यही क्या कहलाता है, स्पोरोफाइट। अच्छा, इस स्पोरोफाइट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक सीटा, फुट, ये वाला तो फुट है, फुट, ये डंडी जो है ये है सीटा, और ये जो ग्लोब्यूलर पार्ट ऊपर दिखाई पड़ रहा है दिस इज कैप्सूल। ठीक है, 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। अब इन तीनों का काम क्या है, देखो, फुट का काम है टू होल्ड गैमेटोफाइट बॉडी, गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जो होता है वो इंडिपेंडेंटली लिविंग नहीं है, उसके पास में ना कोई राइजोइड है, ना वो इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर सकता है, वो सॉइल में सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, वो गैमेटोफाइट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है। तो वो अपने फुट की मदद से गैमेटोफाइट पर अटैच्ड दिखाई पड़ता है। तो यहां पर जो स्पोरोफाइट बनने वाला है उसका पहला फीचर हम क्या लिखेंगे कि ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ये डिपेंडेंट होता है अपॉन गैमेटोफाइट। किस पर डिपेंडेंट होता है, गैमेटोफाइट पे। अब गैमेटोफाइट से चिपकने के लिए, गैमेटोफाइट से अटैच होने के लिए इसको क्या चाहिए, फुट की जरूरत होती है। इसको किसकी जरूरत होती है, फुट की जरूरत होती है। अच्छा, ये गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट तो है, लेकिन हो सकता है ये गैमेटोफाइट पे कंप्लीट डिपेंडेंट हो। भाई हो सकता है कुछ ब्रायोफाइट्स के अंदर में स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफाइट पे कंप्लीट डिपेंडेंट होता है, पूरी तरह से गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है, सब कुछ वहीं से लेगा, खुद कुछ भी नहीं करेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पार्शियल डिपेंडेंस हो, डिपेंडेंस तो है लेकिन कैसी डिपेंडेंस है, पार्शियल डिपेंडेंस। कुछ चीजें जो स्पोरोफाइट को चाहिए वो खुद से बना लेता है, खुद से ऑब्टेन करेगा, लेकिन बाकी चीजें वो गैमेटोफाइट से लेगा। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझ लो। देखो, अगर स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक हो, अगर स्पोरोफाइट कैसा हो, खुद फोटोसिंथेटिक हो, अगर स्पोरोफाइट खुद फोटोसिंथेटिक हो तो क्या उसको फूड की जरूरत गैमेटोफाइट से रहेगी, नहीं। फूड तो वो खुद ही बना लेगा। क्यों खुद बना लेगा, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक है। तो उसको किस चीज की जरूरत है, उसको गैमेटोफाइट से सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है, एक तो सपोर्ट की, और सपोर्ट के साथ वाटर की, क्योंकि उसके पास खुद का राइजोइड नहीं है, तो ना तो वो सपोर्ट ले सकता है सॉइल से, ना ही वो वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो इन दोनों चीजों के लिए किस पे डिपेंड करता है, गैमेटोफाइट पे। लेकिन खाना वो खुद से बना रहा है क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम कंप्लीट डिपेंडेंस की बात करें, कंप्लीटली डिपेंडेंट स्पोरोफाइट की बात करें, तो कंप्लीटली डिपेंडेंट जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो नॉन ग्रीन, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकते। अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे तो वो फूड कहाँ से लेगा, गैमेटोफाइट से लेगा। सपोर्ट कहाँ से लेगा, गैमेटोफाइट से लेगा। वाटर कहाँ से लेगा, गैमेटोफाइट से लेगा।
उसको फूड भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए। अगर तीनों चीज वो ले रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीटली डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। लेकिन अगर वो फूड ना लेकर के सिर्फ सपोर्ट और वाटर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? पार्शली डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। दोनों तरह की कंडीशन हम ब्रायोफाइटा में समझेंगे, जो अलग अलग क्लास होती हैं। कुछ एक क्लास में ये कंप्लीट डिपेंडेंट दिखाई पड़ेगा और एक क्लास में ये इनकम्प्लीट या फिर पार्शली डिपेंडेंट दिखाई पड़ेगा। तो ये बात हो गई फुट की। सीटा जो होता है वो स्टॉक होता है, जो इसको लंबी सी डंडी है जो इसको ऊपर उठा करके रखती है कैप्सूल को। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर में होता है कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर में स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती हैं। कैप्सूल के अंदर में क्या प्रेजेंट होती हैं? स्पोर मदर सेल्स। यहाँ पे स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल्स हैं। इन डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल के अंदर में होता है मियोसिस। याद रखना, स्पोर बनाते टाइम, सेक्सुअल स्पोर बनाते टाइम क्या होता है? मियोसिस। जब एक बार मियोसिस होगा तो यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर का प्रोडक्शन होगा, हैप्लॉइड स्पोर, जो कि सेक्सुअल स्पोर है। सेक्सुअल स्पोर हैप्लॉइड स्पोर का प्रोडक्शन ये करने वाला है। ये सेक्सुअल स्पोर कैप्सूल के रप्चर होने के साथ बाहर निकलेंगे। कैप्सूल ड्राई होगा, ड्राई होने के बाद में फूट जाएगा और जितने भी सेक्सुअल स्पोर हैं ये बाहर निकल जाएंगे। ये क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, ये जो स्पोर हैं, सेक्सुअल स्पोर, ये हवा में उड़ते हुए जाएंगे और ये कहाँ पे गिर जाएंगे? ये हवा में उड़ते हुए जाएंगे और कहाँ पे गिर जाएंगे? सॉइल में। ये हवा में उड़ते हुए जाएंगे और कहाँ पे गिर जाएंगे? सॉइल में। ये सॉइल में गिर गए। अब सॉइल में ये जर्मिनेट करेगा। ये जो स्पोर है, सेक्सुअल स्पोर, ये जर्मिनेट करेगा सॉइल में ही, और जर्मिनेट करने के बाद में, बड़ा होने के बाद में ये क्या बना देगा? गैमेटोफाइट। जर्मिनेट का मतलब होता है माइटोसिस। ये सीधा अपने आप ग्रो करेगा, माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस करके क्या बना देगा? गैमेटोफाइटिक स्टेज वापस से बना देगा। तो ये पूरी लाइफ साइकिल है जिसमें गैमेटोफाइट गैमीट बनाता है, माइटोसिस के थ्रू गैमीट बनाता है, फर्टिलाइजेशन होता है वाटर के थ्रू, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट बनता है, जाइगोट से आगे चल के एम्ब्रियो बनता है, फिर वो एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोफाइट में। लेकिन स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट स्टेज नहीं है, वो डिपेंडेंट स्टेज है, गैमेटोफाइट पे लगा हुआ रहता है। स्पोरोफाइट के अंदर एक स्ट्रक्चर है कैप्सूल, जिसके अंदर स्पोर मदर सेल हैं। उन स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर। वो सेक्सुअल स्पोर जमीन में जाके गिरते हैं, जमीन में जाके माइटोसिस करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करने के बाद में वापस से किसको बना देते हैं? गैमेटोफिटिक स्टेज का फॉर्मेशन वो कर देते हैं। तो ये इनकी पूरी लाइफ साइकिल है। ये क्या होगा? इनकी पूरी लाइफ साइकिल। अच्छा, इनकी लाइफ साइकिल में ज्यादातर कौन सा स्टेज दिखाई पड़ता है? गैमेटोफाइट स्टेज। अगर हम इनकी लाइफ साइकिल में ज्यादा टाइम के लिए या प्रोमिनेंट टाइम के लिए, प्रोमिनेंट स्टेज सबसे क्या होती है? हैप्लॉइड स्टेज। जो मेन स्टेज होती है दैट इज गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड। ज्यादातर ये टाइम इसी फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। गैमेटोफाइट माइटोसिस करता है और माइटोसिस करके क्या बना रहा होता है? गैमीट्स। गैमीट्स आपस में फ्यूज कर रहे होते हैं, फ्यूज करके बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट डिप्लॉइड स्टेज है जो आगे चल के क्या बना देता है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड बॉडी है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। ये स्पोरोफाइट के अंदर में होता है मियोसिस, और मियोसिस से ये हैप्लॉइड स्पोर बना देता है, हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर। ये हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर माइटोसिस करते हैं या फिर जर्मिनेशन करते हैं, और जर्मिनेशन करके वापस से गैमेटोफाइट बना देते हैं। इसकी लाइफ साइकिल में ध्यान से देखो तो जो स्पोरोफाइट है उसका भी फॉर्मेशन हो रहा है, जो गैमेटोफाइट है मल्टी सेलुलर उसका भी फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ज्यादातर टाइम ये हैप्लॉइड स्टेज में होता है और कम टाइम डिप्लॉइड स्टेज में होता है। तो ऐसी लाइफ साइकिल को जहां पे हैप्लॉइड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर और डिप्लॉइड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर दोनों बनते हो, ऐसी लाइफ साइकिल को अपने एक नाम देते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऐसी लाइफ साइकिल को अपने क्या नाम देते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ
साइकिल। एल्गी के अंदर में ऐसा नहीं था, एल्गी के अंदर में तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल था ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पे स्पोरोफाइट बनता ही नहीं है, वहाँ पे सीधा जाइगोट बनता है, जाइगोट से मियोसिस होकर के हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर गैमेटोफाइट और मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट दोनों बनते हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है जो इनकी लाइफ साइकिल को एल्गी के लाइफ साइकिल से डिफरेंट बनाती है। तो यहाँ पे हमने सारे जो बेसिक फीचर्स थे उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, हैबिटाट, लाइफ साइकिल वो समझ लिया। अब लाइफ साइकिल के बाद में अब इनका क्लासिफिकेशन समझते हैं कि ब्रायोफाइट को हम कितनी क्लासेस में डिवाइड करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, कौन कौन सी क्लास हम इनमें बनाते हैं। अगर ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन देखें, सोचो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज थैलस मॉर्फोलॉजी। थैलस मॉर्फोलॉजी, इनका थैलस किस फॉर्म में दिखाई पड़ता है, किस तरह से दिखाई पड़ता है, उसके बेसिस पे इनको मेजरली क्लासिफाई किया जाता है। और दो इंपॉर्टेंट क्लास होती हैं, वैसे तो तीन है लेकिन मेजर दो ही होती हैं, और एनसीईआरटी में भी दो ही दिए हैं, तो हम दो ही पढ़ने वाले हैं। एक है लिवरवर्ट, जिसका ओरिजिनल नाम हिपैटिकोप्सिडा, हिपैटोकोप्सिडा, और मॉसिस, जिसका ओरिजिनल नाम ब्रायोप्सिडा है, जो क्लास है वो ब्रायोप्सिडा। तो दो क्लास हो जाती है यहाँ पे, एक हिपैटिकोप्सिडा और दूसरा ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा के अंदर में हम मॉसिस को पढ़ते हैं और हिपैटिकोप्सिडा के अंदर में हम लिवरवर्ट्स को पढ़ते हैं। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं लिवरवर्ट्स की। लिवरवर्ट्स प्रिमिटिव ब्रायोफाइट है और मॉसिस एडवांस ब्रायोफाइट है। अगर मॉसिस को देखा जाए तो एडवांस ब्रायोफाइट्स हैं और लिवरवर्ट्स जो हैं वो प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स हैं। तो इसमें भी हम इस तरह से पहले ही याद रख सकते हैं। लिवरवर्ट्स पहला कैटेगरी हम पढ़ने वाले हिपैटिकोप्सिडा या फिर लिवरवर्ट्स। अब लिवरवर्ट्स को लिवरवर्ट्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका जो बॉडी मॉर्फोलॉजी है वो लिवर जैसा दिखाई पड़ता है, इसीलिए इनको मेनली लिवरवर्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। तो इनका जो थैलस होता है वो ज़्यादातर लिवर जैसा दिखाई पड़ता है, पर ऐसा भी नहीं है कि सारे लिवरवर्ट्स का थैलस लिवर जैसा होता है। कुछ में हमें लीफी मेंबर्स भी मिलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है पोरेला। इसका थैलस लीफ जैसा होता है, लीफ नहीं होता प्रॉपर, बट लीफ जैसा दिखाई पड़ता है, वैसा रिजेंबल करता है। ठीक है, अब अगर हम लीफी मेंबर की बात करें, पोरेला की बात करें, तो इसका थैलस कुछ इस तरह का होता है। एक सेंट्रल रो होती है और इसमें ये थैलस ऐसे दो रोज के लीफ में ऐसे डिवाइडेड रहता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे दो रोज में लीफ लगी हुई है, पर ये है एक्चुअल में थैलस ही। ठीक है, तो ये हो गया पोरेला का थैलस। बाकी अगर हम बात करें लिवर लाइक थैलस, तो लिवर लाइक थैलस में हमें याद रखना है मार्केंशिया, एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक मेंबर है लिवरवर्ट का मार्केंशिया। मार्केंशिया का थैलस लिवर लाइक है और इसी को लेकर के हम आगे लिवरवर्ट्स के बारे में चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। चाहे लिवरवर्ट्स का थैलस लीफी हो या फिर लिवर लाइक हो, इनका थैलस हमेशा डॉर्सी वेंट्रल होता है, यानी कि फ्लैट। डॉर्सी वेंट्रल यानी कि फ्लैट, इस तरह का चपटा। ये जो ऊपर वाली सरफेस होगी सॉइल के अपोजिट वाली, उसको डॉर्सल बोलेंगे, और जो नीचे वाली सरफेस होगी सॉइल की तरफ वाली, उसको वेंट्रल बोलेंगे। वेंट्रल सरफेस पे हमारे पास राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको ज़मीन से होल्ड करके रखेंगे। लिवरवर्ट्स के अंदर में जो राइजॉइड्स होते हैं, दीज आर यूनिसेल्यूलर राइजॉइड हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, मार्केंशिया का स्ट्रक्चर समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मार्केंशिया का स्ट्रक्चर एक बार हम यहाँ पर बना लेते हैं। मार्केंशिया जो होता है उसकी डॉर्सल और वेंट्रल साइड बना लेते हैं हम। ये मार्केंशिया का डॉर्सल साइड है और ये उसका वेंट्रल साइड है। ठीक है, तो दो साइड हमने यहाँ पर इसको बना ली। वेंट्रल साइड यानी लोअर साइड, मतलब सॉइल वाला साइड। तो लोअर साइड भी आप ऐसे याद रख सकते हो अगर और अच्छे से याद रखना। और ये अपर साइड,
लोअर साइड में दो ग्रूव्स होते हैं, दो लाइंस होती हैं, दो डिप्रेशन होते हैं, गड्ढे होते हैं इस तरह के, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रल ग्रूव। ये हमारे पास में प्रेजेंट है वेंट्रल ग्रूव। इसी तरह से डॉर्सल साइड भी क्या प्रेजेंट होता है, डॉर्सल ग्रूव। तो यहाँ पे भी ग्रूव होता है और इस तरफ भी ग्रूव होता है। इस तरह से दो लाइन होती हैं, डिप्रेशन गड्ढे होते हैं। अब इन ग्रूव के अक्रॉस अगर हम वेंट्रल ग्रूव के अक्रॉस देखें तो यहाँ पे राइजॉइड लगे होते हैं, ये राइजॉइड लगे हुए हैं, क्योंकि इसको सॉइल को होल्ड करके रखना है, सॉइल को पकड़ के रखना है, तो यहाँ पे राइजॉइड्स लगे होते हैं। अगर डॉर्सल ग्रूव की बात, डॉर्सल साइड की बात करें तो डॉर्सल साइड पे सेक्स ऑर्गन होते हैं। डॉर्सल साइड पे क्या होने चाहिए, सेक्स ऑर्गन। अब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो डॉर्सल साइड पे क्या लगे होंगे, सेक्स ऑर्गन। मार्केंशा की खास बात ये होती है कि मार्केंशा की बॉडी में जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन लगते हैं वो अलग अलग थैलस पे लगते हैं। अगर अलग अलग थैलस पे लगेंगे तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोथैलिक, मतलब उनका मेल सेक्स ऑर्गन अलग थैलस पे लगा है और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग थैलस पे लगा है। बहुत सारे जो ब्रायोफाइटा होते हैं उनमें दोनों एक ही थैलस पे लगते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं होमोथैलिक। लेकिन मार्केंशा कैसा है, हेट्रोथैलिक। हेट्रोथैलिक को हम डायोइशियस कंडीशन भी बुलाते हैं, जहाँ पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग थैलस पे लगे होते हैं। ठीक है, अब पहले हम सेक्स ऑर्गन बना लेते हैं। यहाँ पे एक मेल सेक्स ऑर्गन बनाएंगे और यहाँ पे एक फीमेल सेक्स ऑर्गन वाला मार्केंशा बनाने वाले। दोनों डॉर्सल साइड ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, देखो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है और जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है हमेशा वो एक स्टॉक पे लगता है। मार्केंशा की खास बात होती है कि उसके पास में ऐसे इलोंगेटेड स्टॉक्स होते हैं। ये सिर्फ मार्केंशा के लिए है, सारे ब्रायोफाइटा में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कुछ इस तरह के वर्टिकल स्टॉक होते हैं, वर्टिकल लेंथ वाइज एक स्टॉक लगी होती है, डंडी लगी होती है। और इसके ऊपर में क्या प्रेजेंट होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये यहाँ पे है और ये वाला लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इन दोनों के शेप में डिफरेंस आप देख ही रहे होंगे। ये जो थैलस है ना, ये फीमेल थैलस है, फीमेल थैलस, और ये वाला मेल थैलस। अच्छा, फीमेल थैलस के अंदर में जो डंडी स्टॉक दिखाई दे रही है, इसका नाम होता है, इस स्टॉक का नाम होता है आर्चीगोनियोफोर, क्योंकि ऊपर जाकर के आर्चीगोनिया लगेगा, तो इस स्टॉक का क्या नाम हो जाता है, आर्चीगोनियोफोर, आर्चीगोनियोफोर। अच्छा, यहाँ पे जो स्टॉक है इसका क्या नाम होगा, एंथ्रीडियोफोर, डियोफोर, क्योंकि ऊपर जाकर के एंथ्रीडिया लगा होगा। इसके ऊपर में एंथ्रीडिया लगा होता है, यहाँ पे एंथ्रीडिया लगे होते हैं, और यहाँ पे आर्चीगोनिया लगे होते हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड फॉर्म में आर्चीगोनिया लगे होते हैं। तो ये आर्चीगोनिया लगे और यहाँ पे एंथ्रीडिया लगे हुए हैं, एंथ्रीडियोफोर के ऊपर में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको मालूम है पानी के थ्रू मूव करेगा, वाटर यहाँ पे प्रेजेंट होगा और इसी वाटर के थ्रू एंथ्रीडिया निकल करके फीमेल सेक्स ऑर्गन तक जाएगा और स्पोरोफाइट का प्रोडक्शन होने वाला है फीमेल थैलस पे। ये तो हमें पता है इतना, तो अभी हम इसको हटा देते हैं। अब बात करते हैं, पहले इनके पास में एसेक्सुअल स्ट्रक्चर एक प्रेजेंट होता है। मार्केंशा के पास में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम बोलते हैं गैमा कप्स। ऐसे कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम गैमा कप्स बोलते हैं, यहाँ पे भी लगे हुए हैं, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने में मदद करते हैं, गैमा कप्स। अब ये गैमा कप्स हैं क्या, यहाँ पे हम बना लेते हैं। जो गैमा कप्स हैं, इन कप्स के अंदर में कुछ एसेक्सुअल बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। एसेक्सुअल बर्ड्स, इस तरह के बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये एसेक्सुअल बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो बर्ड्स हैं इनको हम गैमी बुलाते हैं, गैमा, गैमी। ये बर्ड्स क्या हैं, गैमी, और गैमी कप्स के अंदर में ये लगे होते हैं। ये जो गैमी होते हैं, दीज आर ग्रीन कलर के बर्ड्स होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं,
और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने में हेल्प करते हैं। अगर गैमी बाहर निकल करके सॉइल में गिर जाए तो यहाँ पे ये जर्मिनेट करके एक नया थैलस बना देगा, डायरेक्टली एक नया थैलस बना देगा। तो ये हमारे पास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं मेल, और यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको मालूम ही है किस तरह से होता है, वो हमने पहले ही समझ लिया। ये बात हो गई गैमेटोफाइट की। अब हम बात करते हैं स्पोरोफाइट की। लिवरवर्ट्स के अंदर में जो स्पोरोफाइट बनता है, लिवरवर्ट्स के अंदर में जो स्पोरोफाइट बनता है वो 3 स्ट्रक्चर से मिलकर के बना होता है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट, सीटा एंड कैप्सूल, फुट, सीटा, कैप्सूल। और ये किस पे लगा रहेगा भाई? ये हमारा गैमेटोफाइट पे ही लगा रहता है, आपको मालूम ही होगा। तो ये गैमेटोफाइट के ऊपर में इस तरह से लगा रहेगा। अच्छा, एक ऐसा मेंबर है जिसको बोलते हैं रिक्सिया। ये इकलौता ऐसा मेंबर है लिवरवर्ट्स का जिसका स्पोरोफाइट सबसे सिंपल है पूरे ब्रायोफाइटा में। रिक्सिया का स्पोरोफाइट इतना सिंपल है कि ये सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल से बना होता है। इसमें सिर्फ कैप्सूल होता है, ना तो फुट होगा ना सीटा होगा। लेकिन ज़्यादातर लिवरवर्ट्स के अंदर में तीनों स्ट्रक्चर हमें दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, जो मेन पार्ट है वो कैप्सूल होता है, क्योंकि कैप्सूल के अंदर में स्पोर मदर सेल होते हैं, और स्पोर मदर सेल क्या बनाती हैं? स्पोर का प्रोडक्शन करती हैं, सेक्सुअल स्पोर का प्रोडक्शन करती हैं। तो यहाँ पे मियोसिस होता है स्पोर मदर सेल में, और बहुत सारे सेक्सुअल स्पोर बन जाते हैं। इन सेक्सुअल स्पोर के बीच में कुछ स्पेशल सेल भी दिखाई पड़ते हैं, जिनको हम इलेटर्स बोलते हैं। ये जो पीले कलर से हम बना रहे हैं, दीज आर इलेटर्स, जो कि स्पोर डिस्पर्जल में मदद करते हैं। एक बार हम इलेटर्स यहाँ पे बना लेते हैं। इलेटर्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह के सेल होते हैं, ठीक है। ये इलेटर है। इलेटर्स के सेल के ऊपर में कुछ सेल्यूलर थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ सेल्यूलर थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन या फिर वाटर कंटेंट में जब चेंज होगा, जब ड्राई कंडीशन आएगी, तो ये क्या होते हैं? ये स्प्रिंग की तरह ओपन हो जाते हैं। ये बहुत ही फास्ट स्प्रिंग की तरह इस तरह से ओपन हो जाते हैं, और ओपन होने की वजह से स्पोर को डिस्पर्स करने में मदद करते हैं। बेसिकली क्या होगा? ये कैप्सूल रप्चर हो जाएगा, ये फट जाएगा, और कैप्सूल रप्चर होने के बाद में यहाँ से स्पोर डिस्पर्स होकर हवा के थ्रू दूर दूर मूव करेंगे। और इस स्पोर को डिस्पर्स कराने में जो इलेटर्स हैं, ये स्प्रिंग की तरह इनकी सेल्यूलर थिकनिंग इस तरह से अचानक से ओपन होती है, जिसकी वजह से स्पोर डिस्पर्सल और बेटर हो जाता है। तो ये स्पोर जाकर के ज़मीन में गिरेंगे, और ज़मीन में जाकर के नया थैलस जर्मिनेट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा लिवरवर्ट्स का पूरा लाइफ साइकिल, और लिवरवर्ट्स किस तरह से हमें दिखाई पड़ते हैं। लिवरवर्ट्स के एग्जाम्पल हमने बता ही दिए। लिवरवर्ट्स के जो एग्जाम्पल थे वो हमने बता ही दिए। लिवरवर्ट्स के एग्जाम्पल है हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट मार्केंशिया, जो कि डायोइशियस है। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। डायोइशियस कंडीशन है, मेल फीमेल थैलस अलग बनते हैं। इसमें स्टॉक बनती है जिसको हम आर्चिगोनियोफोर बोलते हैं, और साथ में एंथ्रीडियोफोर। तो यहाँ पे इकलौता ऐसा मार्केंशिया है जिसमें आर्चिगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर बनता है। गैमा कप्स होते हैं इसके पास, जिनके अंदर गैमा लगे होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। तो मार्केंशिया आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद करना है ना। अब दूसरे टाइप का जो ब्रायोफाइटा है, एडवांस टाइप का ब्रायोफाइटा, दैट इज कॉल्ड मोसेस। तो जो दूसरे टाइप का ब्रायोफाइटा है दैट इज कॉल्ड मोसेस। इसकी जो क्लास है दैट इज ब्रायोप्सिडा। ये किस क्लास में आता है? ब्रायोप्सिडा क्लास में। मोसेस के अंदर में लाइफ साइकिल को लेकर के लिवरवर्ट्स के कंपैरिजन में कुछ डिफरेंस है, और जो उनका मेन थैलस होता है उसको लेकर के भी डिफरेंस है। मोसेस के अंदर में जो मेन बॉडी होती है वो तो गैमेटोफाइट है भाई, है तो ये भी ब्रायोफाइटा, तो मेन बॉडी तो गैमेटोफाइट होगी। लेकिन इनका जो गैमेटोफाइट है वो 2 डिफरेंट स्टेज में प्रेजेंट होता है। इनका गैमेटोफाइट खुद 2 स्टेज में प्रेजेंट होता है। एक प्रोटोनीमा स्टेज, ये भी एक स्टेज होती है, और एक लीफी स्टेज, ये भी हैप्लॉइड है। जो लीफी स्टेज है ये मेन स्टेज है। अगर हम गैमेटोफाइट की बात करें तो मेन स्टेज लीफी स्टेज है, क्योंकि लीफी स्टेज पर ही सेक्स ऑर्गन डेवलप करते हैं। जो लीफी स्टेज होता है यही क्या बियर करता है, इसी के ऊपर क्या लगे होते हैं? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन।
प्रोटोनीमा जो होता है वो इनिशियल स्टेज होता है गैमेटोफाइट का, और प्रोटोनीमा से आगे चलकर क्या डेवलप करेगा, लीफी स्टेज, है ना। एक बार जब इसकी लाइफ साइकिल समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अब कैसे होता है वो समझते हैं। अब यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के गैमेटोफाइट क्यों बनते हैं, उसका क्या रीज़न है। इसका जो रीज़न है वो इनडायरेक्ट स्पोर जर्मिनेशन। इनका जो स्पोर जर्मिनेट करता है वो इनडायरेक्ट स्पोर जर्मिनेट करता है। लिवरवर्ट में डायरेक्ट स्पोर जर्मिनेट कर रहा था और डायरेक्ट स्पोर जर्मिनेट करके मेन गैमेटोफाइट बना रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर स्पोर जर्मिनेट करेगा, पहले प्रोटोनीमा बनाएगा और फिर उस प्रोटोनीमा से आगे चल के लीफी स्टेज गैमेटोफाइट बनने वाला है। यहाँ पे लाइफ साइकिल समझते हैं मॉस की। स्टार्ट करेंगे एक सेक्सुअल स्पोर से, स्टार्ट करेंगे एक हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर से। मान लो ये स्पोर है, ये स्पोर सॉइल में प्रेजेंट है ना। ये स्पोर कहाँ पे आ गया, सॉइल में आ गया, लैंड कर गया, हवा से उड़ता हुआ आया, यहाँ पे गिर गया। ये जर्मिनेट करेगा। अच्छा, इसके जर्मिनेशन होने से एक प्राइमरी फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरह का एक धागे नुमा बॉडी बनेगी, इस तरह की लंबी सी, जो मल्टी सेल्यूलर धागे नुमा है। ठीक है, कहाँ पे बन रही है, सॉइल पे, और सॉइल पे एकदम हॉरिजॉन्टली ग्रो करती जाएगी। इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। इसको क्या बोलेंगे अपने, प्राइमरी प्रोटोनीमा। अब इस प्राइमरी प्रोटोनीमा में ब्रांचिंग होना स्टार्ट होगी। इस प्राइमरी प्रोटोनीमा में क्या होगा, ब्रांचिंग होना स्टार्ट होगी, और ब्रांचिंग होने की वजह से ये सॉइल पर पूरा फैल जाएगा कुछ इस तरह से। अभी तो ये सीधा सीधा ग्रो कर रहा था, लेकिन अब ये और ब्रांचिंग करेगा। कुछ इस तरह से ये ब्रांचिंग करेगा। अब आपको ये 2D में बनाया तो ऐसा लग रहा होगा कि ऊपर है, नहीं, ये ज़मीन पर, ये बिल्कुल फ्लैट है। अभी भी ये बिल्कुल सॉइल में लगा हुआ ग्रो कर रहा है। क्रीपिंग यानी सॉइल से लगा हुआ हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, आपको ये समझना है। अब 2D में बनाना उसको पॉसिबल नहीं है, पर ये अभी भी कहाँ पे लगा हुआ है, फ्लैट सॉइल पे रखा हुआ है। एक बार जब प्राइमरी प्रोटोनीमा में ब्रांचिंग हो जाती है तो जो दूसरा प्रोटोनीमा बनता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ये भी प्रोटोनीमा स्टेज है, लेकिन ये कौन सा प्रोटोनीमा है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। चाहे प्रोटोनीमा प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, प्रोटोनीमा की खास बात होती है, अगर हमें प्रोटोनीमा के बारे में जर्नल वो लिखना हो तो प्रोटोनीमा कैसा होता है, क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब होता है जो सॉइल से लग कर ग्रो करे, जो सॉइल पे रेंगने को बोलते हैं क्रीपिंग। तो सॉइल से लगा हुआ है और सॉइल पे हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, इसलिए क्रीपिंग। ग्रीन फिलामेंटस धागे नुमा है और ब्रांच्ड, आगे चल करके ये ब्रांच्ड हो जाता है। तो इस तरह का गैमेटोफाइट हमें दिखाई देगा, इसी को बोलते हैं प्रोटोनीमा स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज खुद भी दो तरह का है, प्राइमरी प्रोटोनीमा जो सीधा फिलामेंट है जिसमें ब्रांचिंग नहीं थी, और एक बार जब ब्रांचिंग हो जाती है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा बहुत इंपॉर्टेंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मॉस को करना होता है तो वो हमेशा सेकेंडरी प्रोटोनीमा के थ्रू ही करता है, या तो फ्रेगमेंटेशन से कर सकता है, भाई अगर इसके धागे को तोड़ दो, फिलामेंटस है ना, धागे को तोड़ दो तो वो नए धागे, नए बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा, या फिर बडिंग भी कर सकता है, छोटे छोटे बड्स निकाल के नया प्रोटोनीमा बना सकता है ये, है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मॉस के अंदर में सेकेंडरी प्रोटोनीमा की मदद से ही हो रहा होता है। अच्छा, प्रोटोनीमा के बाद में हमने दूसरा स्टेज बताया था गैमेटोफाइट का, लीफी स्टेज, जो मेन स्टेज था। अभी तो प्रोटोनीमा स्टेज चल रहा था, अब हम बात कर रहे हैं लीफी स्टेज की। अब लीफी स्टेज कैसे बनता है उसको समझो। जो प्रोटोनीमा स्टेज है, जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है, इस सेकेंडरी प्रोटोनीमा के ऊपर में अब हम बस थोड़ा सा बना रहे हैं, इसकी ब्रांचिंग ज़्यादा नहीं बनाएंगे वरना कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा जो है, इस पर कुछ लेटरल बर्ड्स निकलती हैं, ये छोटी छोटी लेटरल बर्ड्स निकलेंगी, ये यहाँ पे छोटी छोटी लेटरल बर्ड्स निकलेंगे। ये हम बना देते हैं, लेबल कर देते हैं लेटरल बर्ड्स। अब इन लेटरल बर्ड्स से इरेक्ट एक्सेस बनते हैं। इन लेटरल बर्ड्स से वर्टिकल एक्सेस या फिर इरेक्ट एक्सेस बनेंगे ऐसे।
जो कि ऊपर की तरफ इरेक्ट रहेंगे। ये सॉइल में नहीं ग्रो करेंगे, ये इरेक्ट ऐसे ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे, ऐसे बहुत सारे। तो ये हमारे पास में इरेक्ट एक्सिस बन गया, इरेक्ट एक्सिस बन गया। इस इरेक्ट एक्सिस पे स्पाइरली लीफ लाइक स्ट्रक्चर अरेंज होंगे। स्पाइरली क्या अरेंज होंगे? लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे। ठीक है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और इसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर को अपने बोलते हैं लीफी गैमेटोफाइट। जो मेन गैमेटोफाइट है ना, जो लीफी गैमेटोफाइट है, वो इसी को बोलते हैं। जो लीफी गैमेटोफाइट होता है वो मेन स्टेज गैमेटोफाइट होता है। इसके पास में राइजोइड भी डेवलप कर जाएगा यहाँ पे, और इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन भी आगे चल करके लगने वाले हैं। तो इसी के ऊपर में हमें क्या लगेंगे? सेक्स ऑर्गन। तो इस तरह से लीफी स्टेज गैमेटोफाइट हो जाता है। एक लीफी स्टेज गैमेटोफाइट को उठा के हम यहाँ पे बना लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। एक सिंपल हम यहाँ पे इसको उठा के बना लेते हैं। इस लीफी स्टेज गैमेटोफाइट में ब्रांचिंग भी होती है, अलग अलग तरीके से ब्रांचिंग भी कर सकता है। और इसके ऊपर हर जगह ऐसे लीफ लगे रहेंगे, स्पाइरली लीफ अरेंज्ड रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक सिंगल, हमने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को निकाल के बना लिया। इसके नीचे राइजोइड्स लगे रहेंगे। भाई राइजोइड्स होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर जो राइजोइड्स होते हैं ना, वो थोड़े से लिवरवर्ट्स के कंपैरिजन में अलग तरह के राइजोइड्स रहेंगे। पहले तो राइजोइड्स की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो राइजोइड होते हैं, दीज आर मल्टी सेल्यूलर। लिवरवर्ट के राइजोइड यूनिसेल्यूलर थे, बट यहाँ पे राइजोइड कैसे होंगे? मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर होने के साथ में ब्रांच्ड होते हैं, उनके अंदर में ब्रांचिंग मिलेगी, और ब्रांचिंग होने के साथ में ऑब्लिक सेप्टा, सेल्स के बीच में तिरछा सेप्टा प्रेजेंट होगा। मान लो ये अगर हमारे पास में राइजोइड है, ये हमारे पास में ब्रांच्ड राइजोइड है मान लो एक, तो सेल्स के बीच में तिरछा सेप्टा, इस तरह का टेढ़ा सेप्टा प्रेजेंट होता है ये। तो इसी को बोलते हैं ऑब्लिक सेप्टा, जो तिरछा सेप्टा प्रेजेंट होता है। तो ये इनके राइजोइड की बात हो गई। मल्टी सेल्यूलर, ब्रांच्ड एंड ऑब्लिक सेप्टेट प्रेजेंट होते हैं। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ये जो एक्सिस है ये क्या कहलाएगा? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। और स्पाइरली लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये ओरिजिनल लीफ नहीं है, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जैसे दिखाई पड़ते हैं। इसी जो मेन गैमेटोफाइट है, जो लीफी स्टेज है, इसी के ऊपर में अलग अलग ब्रांच के ऊपर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप करेंगे। कहीं तो फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप करेंगे आर्चिगोनिया, और कहीं पे एंथ्रीडिया डेवलप करेगा, जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया। जिस ब्रांच के ऊपर में आर्चिगोनिया डेवलप करेगा उसको बोलेंगे आर्चिगोनियल ब्रांच, या फीमेल ब्रांच आर्चिगोनियल ब्रांच। और जिसके ऊपर में एंथ्रीडियम डेवलप करेगा उसको बोलेंगे एंथ्रीडियल ब्रांच। तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन देखो यहाँ पे एक ही थैलस पे प्रेजेंट है, मतलब ये होमोथैलिक है। ये होमोथैलिक होते हैं ज़्यादातर, कुछ मेंबर्स हेट्रोथैलिक भी हो सकते हैं, या फिर मोनोइशियस, मतलब एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको होमोथैलिक या फिर मोनोइशियस कंडीशन बुलाते हैं। ये हो गया इनका लाइफ साइकिल, मतलब ये कैसे गैमेटोफाइट स्टेज बनाते हैं। अब ध्यान से समझना, जो इनका स्पोर जर्मिनेट कर रहा है, क्या वो स्पोर डायरेक्टली इनका मेन गैमेटोफाइट बनाता है, लीफी स्टेज बनाता है, या फिर पहले ये एक प्रोटोनीमा स्टेज बनाता है? तो मॉसिस के अंदर में जो स्पोर होता है वो पहले डायरेक्टली मेन गैमेटोफाइट या फिर लीफी गैमेटोफाइट तो बनाता नहीं है। पहले वो क्या बनाता है? प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा, उस प्रोटोनीमा के भी दो स्टेज होते हैं। पहले वो क्या बनाता है? प्राइमरी प्रोटोनीमा, फिर आगे चल के सेकेंडरी प्रोटोनीमा। क्योंकि वो मेन गैमेटोफाइट बनाने से पहले दो इंटरमीडिएट स्टेज बनाता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि मॉसिस के अंदर में जो स्पोर जर्मिनेशन होता है, मॉसिस के अंदर में जो स्पोर जर्मिनेशन होता है, वो स्पोर जर्मिनेशन किस टाइप का दिखाई पड़ता है? इनडायरेक्ट।
स्पोर जर्मिनेशन कैसा दिखाई पड़ता है? इनडायरेक्ट दिखाई पड़ता है। लिवरवर्ट्स में वो डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा था। लिवरवर्ट्स का स्पोर जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करते ही मेन थैलस या फिर मेन गैमेटोफाइट बनाता है। यहाँ पे इनडायरेक्ट जर्मिनेशन है। अच्छा, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन से फ़ायदा क्या है मॉस को? इनडायरेक्ट जर्मिनेशन से होता क्या है कि एक धागा बना, एक प्रोटोनीमा बना, एक प्रोटोनीमा के बाद में ये एक्सेसिव ब्रांच हो जाता है और ब्रांचिंग होने की वजह से ये पूरे एरिया को इस तरह से हॉरिजॉन्टली कवर कर लेता है। ब्रांचिंग होने की वजह से जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा में ब्रांचिंग होती है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है और पूरे एरिया को कवर कर लेता है। इसको बोलते हैं मैट फॉर्मेशन। चटाई की तरह ये पूरे हॉरिजॉन्टली ग्रो करके एक एरिया को कवर कर लेता है। और मैट फॉर्मेशन क्यों हो पाता है, हॉरिजॉन्टली ये क्यों ग्रो कर पाता है? क्योंकि जो प्रोटोनीमा है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, उसमें ब्रांचिंग दिखाई पड़ती है, एक्सेसिव ब्रांचिंग दिखाई पड़ती है और उसकी ब्रांचिंग की वजह से ये हॉरिजॉन्टली पूरा कवर कर लेता है एक एरिया को। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मॉस का कि मॉस एक ग्रुप में ग्रो करता है। मॉस कभी भी अकेला ग्रो नहीं करेगा। जब भी अब लीफी स्टेज बनेगा, मान लो अब हम यहाँ पे लीफी स्टेज बनाएंगे तो कितनी सारी लीफी स्टेज बनेगी? यहाँ पे बहुत सारी लीफी स्टेज बनेगी। तो जब आप लीफी स्टेज को देखते हो, मॉस को देखते हो, तो कभी भी मॉस अकेले ग्रो नहीं करता। वो हमेशा चटाई की फॉर्म में ग्रुप में ग्रो करता है। और ग्रुप में ग्रो करने का रीज़न क्या है? इसका सेकेंडरी प्रोटोनीमा या फिर इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। अगर डायरेक्ट जर्मिनेशन होता तो एक स्पोर एक लीफी स्टेज बनाता, लेकिन इनडायरेक्ट जर्मिनेशन से एक स्पोर से हज़ारों लीफी गैमेटोफाइट बन जाएंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन इसको बंच में ग्रो करने में मदद करता है, क्लस्टर में ग्रो करने में मदद करता है। इट ग्रोज इन क्लस्टर। इस तरह के नेचर को हम बोलते हैं ग्रीगेरियस नेचर। जो गुच्छे में ग्रो करता है, जो बहुत सारे लग करके एक साथ बहुत सारे लोग अगर ग्रो करते हैं गुच्छे में, तो उसको बोलते हैं ग्रीगेरियस नेचर। और मॉस हमेशा ग्रीगेरियस नेचर शो करता है। मॉस का लाइफ साइकिल अगर देखें तो फिर अब लाइफ साइकिल के बाद में हमारे पास स्पोरोफाइट स्टेज बनेगा। जो दूसरा स्टेज बनता है वो कैसा बनता है? स्पोरोफाइट स्टेज। एक स्पोरोफाइट स्टेज आपको दे भी रखा है जिसका नाम है फ्यूनेरिया। आपने ध्यान से देखा होगा अपने डायग्राम में, तो फ्यूनेरिया आपको दिया हुआ है जिसके पास में ऐसे ब्रांचिंग है और इससे लगा हुआ है एक स्पोरोफाइट। इससे लगा रहता है एक स्पोरोफाइट। ये जो स्पोरोफाइट है ये किस पे डिपेंडेंट है? गैमेटोफाइट पे। लेकिन याद रखना है कि ये स्पोरोफाइट जो होता है ये फोटोसिंथेटिक होता है, अपना खाना खुद से बना सकता है। अगर ये खुद फोटोसिंथेटिक है तो क्या ये पार्शली डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट के ऊपर में या फिर कंप्लीटली डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट के ऊपर में? ये पार्शली डिपेंडेंट होता है। इसको सिर्फ खाना चाहिए, सपोर्ट चाहिए। इसको क्या चाहिए गैमेटोफाइट से? सिर्फ सपोर्ट एंड वाटर। खाना ये खुद से बना लेता है। तो ऐसा स्पोरोफाइट को हम बोलते हैं पार्शली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। जबकि अगर हम लिवरवर्ट की बात करें तो लिवरवर्ट के अंदर में स्पोरोफाइट नॉन फोटोसिंथेटिक था। लिवरवर्ट्स के अंदर में जो स्पोरोफाइट था वो कैसा था? नॉन फोटोसिंथेटिक। तो वो कंप्लीटली डिपेंडेंट था गैमेटोफाइट पे। मॉसेस के अंदर में ये फोटोसिंथेटिक होता है और सिर्फ पार्शली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर। पूरा डिप्लॉइड होगा। इसके पास में स्पोर मदर सेल होंगी जो कि मियोसिस करके इस सेक्सुअल स्पोर का प्रोडक्शन करेंगे। अच्छा, इनके पास स्पोर को डिस्पर्स करने के लिए एक बहुत ही यूनिक टाइप का, स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टोमियल टीथ। यहाँ पे कुछ हाइग्रोस्कोपिक एक्सटेंशन होते हैं जिसको हम पेरिस्टोमियल टीथ बोलते हैं। जो पेरिस्टोमियल टीथ है वो बहुत अच्छे स्पोर डिस्पर्जल करने में मदद करता है। मतलब इसका स्पोर डिस्पर्जल लिवरवर्ट्स के कंपैरिजन में भी ज़्यादा बेटर है, या फिर मोर एफिशिएंट स्पोर डिस्पर्जल। मोर एफिशिएंट स्पोर डिस्पर्जल, क्योंकि इनका स्पोर डिस्पर्जल मैकेनिज्म लिवरवर्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि मॉसेस का जो लिवरवर्ट है, मॉसेस का जो स्पोरोफाइट है, वो लिवरवर्ट्स के स्पोरोफाइट से ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा इलेबोरेट है, ज़्यादा स्ट्रक्चर उसके पास में प्रेजेंट है। फिर से ये
ड्राई कंडीशन में ये पेरिस्टोमियल टीथ से होते हुए स्पोर बाहर निकलेंगे, सेक्सुअल स्पोर। बाहर निकलने के बाद में ये इनडायरेक्ट जर्मिनेट करेंगे। इनडायरेक्ट जर्मिनेट करके पहले प्रोटोनीमा बनाएंगे। प्रोटोनीमा में प्राइमरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा और उसके बाद में लीफी गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये इनकी लाइफ साइकिल हो गई, जो इस तरह से हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो यहाँ पे हमने लिवरवर्ट्स, जो कि पहला ग्रुप था, जो कि स्टार्टिंग का ग्रुप था ब्रायोफाइटा का, और दूसरा ग्रुप हमने पढ़ लिया जो कि हमारा है मोसेस। अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ ब्रायोफाइटा। यूज़ ऑफ ब्रायोफाइटा या बेनिफिट्स ऑफ ब्रायोफाइटा, ज़्यादा अच्छा बोलना चाहिए। ब्रायोफाइटा का क्या बेनिफिट्स हो सकता है? अब भाई ब्रायोफाइटा के अंदर में कोई लकड़ी तो बनती नहीं है ना, तो इसके अंदर वुड का फॉर्मेशन होता है, हाइट भी बहुत छोटी होती है। तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के तौर पे अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, ना तो फ्रूट बनाते हैं, ना सीड बनाते हैं, ना लकड़ी बनाते हैं, साइज़ भी बहुत छोटा है। तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की अगर बात करें तो बहुत ही कम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है इनकी, बहुत ही कम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, कुछ बनता ही नहीं है हमारे यूज़ का। सिर्फ अगर इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में देखा जाए तो हो सकता है कि भाई कुछ मैमल्स, छोटे छोटे जो हर्बेशियस मैमल्स होते हैं, छोटे मैमल्स होते हैं, कुछ हर्बेशियस बर्ड्स होती हैं, उनके लिए फूड दे सकता है, उनके लिए फूड दे सकता है। बाकी तो हमें क्या ही देगा। एक तरह का मॉस होता है जिसको हम स्फेगनम मॉस बोलते हैं। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ये हमें एक फ्यूल मटेरियल प्रोवाइड करता है जिसका नाम है पीट। स्फेगनम जो होता है ना, वो वाटर फील्ड एरियाज़ में ग्रो करता है, जहाँ पे वाटर जगह जगह पे प्रेजेंट होता है, और स्फेगनम ग्रो हो करके हर जनरेशन स्फेगनम ग्रो करता है और इसी में मर जाता है। भाई स्फेगनम ग्रो करता है, मरता जाता है, ग्रो करता है, मरता जाता है। इसकी वजह से स्फेगनम का एक इकट्ठा हो जाता है, क्लस्टर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और ये जो क्लस्टर होता है, ये जब कई सालों में सड़ने के बाद में क्या बन जाता है, हज़ारों साल सड़ने के बाद में पीट का फॉर्मेशन कर देता है। ये जो पीट होता है, इसको हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला तो इसको फ्यूल की तरह यूज़ किया जा सकता है, ये जलने के काम आता है, ये जलने के काम आता है। दूसरा, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी शो करता है, इसके पास में वाटर को कैप्चर करके वाटर को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी होती है। इसीलिए पहले इसको यूरोप में बैंडेज की फॉर्म में यूज़ किया जाता था, चोट पे पानी को रोकने के लिए बैंडेज की फॉर्म में। या फिर अगर हमें आज के टाइम में ट्रांसशिपमेंट करना हो, भाई एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में कोई प्लांट मटेरियल भेजना हो, तो प्लांट मटेरियल को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भेजते टाइम स्टोरेज के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मॉइस्चर चाहिए होगा। भाई प्लांट्स मटेरियल को अगर मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। तो ट्रांसशिपमेंट करते टाइम कोई भी प्लांट मटेरियल है, मान लो हमारे पास में ये प्लांट है, ठीक है, तो इसको ट्रांसशिपमेंट करते टाइम हम जो पीट है इसके थ्रू इसको कवर कर देंगे ताकि मॉइस्चर बना रहे, इसके आसपास क्या बना रहे, मॉइस्चर बना रहे। तो ट्रांसशिपमेंट में भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो स्फेगनम तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का होता है। तो इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, कुछ ही मेंबर्स हैं जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की बात करें, भाई अगर हम इसके इकोलॉजिकल नेचर में जो ये रोल प्ले करता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा पहला हम बात करें, सॉइल इरोजन को रोकता है। अब सॉइल इरोजन को कैसे रोकेगा, देखो जो मॉस होते हैं वो ज़मीन पे कैसे ग्रो करते हैं, चटाई की तरह पूरा ब्रांचिंग करके पूरे एक एरिया को कवर कर लेते हैं, इस तरह से पूरे सॉइल को कवर कर लेते हैं, ऐसे चटाई की तरह मैट फॉर्मेशन कर देते हैं ये पूरा। इस पर जब रेनफॉल होती है, बहुत तेज़ रेनफॉल होती है, तो आपको मालूम होगा तेज़ रेनफॉल से सॉइल इरोजन होता है। जब वो तेज़ी से गिरेगी तो उसके इम्पैक्ट की वजह से सॉइल के ऊपर वाले कण रिमूव हो जाएंगे और वो पानी के साथ बह जाते हैं, इसको बोलते हैं वाटर इरोजन। लेकिन इस वाटर इरोजन को रोकने के लिए जो मॉस का मैट है, ये जो मॉस की चटाई है, मैट है, ये रेनफॉल के इम्पैक्ट को कम कर देती है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसकी वजह से वो सॉइल इरोजन कम हो जाता है। तो पहला तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है। दूसरा, रॉक पे प्लांट सक्सेशन। आपको मालूम होगा कि भाई अगर कोई बंजर रॉक है, मान लो ये बंजर रॉक पड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे इसके ऊपर में प्लांट डेवलप करना स्टार्ट होते हैं। लेकिन इस रॉक पे प्लांट डेवलप कैसे होंगे, भाई इस रॉक को पहले हमें थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस पे जो लाइकन्स होते हैं, लाइकन्स वो ग्रो करते हैं।
जो ब्रायोफाइटा होते हैं जिनको सॉइल की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मॉइस्चर होगा तो वो ग्रो कर जाएंगे, तो जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो इस पे ग्रो करते हैं। तो लाइकन और ब्रायोफाइटा यहाँ पे ग्रो करके इसकी सरफेस पे ग्रो करके जनरेशन आफ्टर जनरेशन ग्रो करते रहते हैं और इसकी सरफेस को इरोड करते रहते हैं, इसकी सरफेस पे खरोचते रहते हैं, जिससे सॉइल फॉर्मेशन, थोड़ा बहुत सॉइल फॉर्मेशन यहाँ पे होने लगेगा। और जब एक बार इस रॉक की सरफेस पे थोड़ा बहुत सॉइल फॉर्मेशन हो जाएगा तो बड़े प्लांट्स जो ब्रायोफाइटा के बाद के प्लांट्स हैं वो भी ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे और अल्टीमेटली धीरे धीरे करके ये पूरा का पूरा रॉक सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं प्लांट सक्सेशन, कि किसी बंजर एरिया पे अगर प्लांट धीरे धीरे ग्रो करता है, अपने आप को ग्रो करवाता है, तो उसको बोलते हैं प्लांट सक्सेशन। तो जो रॉक सक्सेशन होता है, पत्थरों के ऊपर में प्लांट सक्सेशन करवाने के लिए लाइकन्स और ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, मॉस जो होते हैं, वो सबसे पहले मेंबर्स होते हैं जो किसी रॉक पे ग्रो करके उसको सक्सेशन में एक्सक्लरेट करते हैं। तो ये इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो जाता है।